हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका है ग्लोबल सिटीजनशिप यानी वैश्विक नागरिकता, जो कि आपका CC6 है, उसका मैं आज प्रश्न करवाने वाला हूँ प्रोफेसर गेस का। और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो पर पूरा बने रहें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 को अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे पार्ट 2 में। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में वन रक्षा अधिनियम पारित हुआ, यानी भारत में वन को लेकर उसके रक्षा के नियम कब लागू हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी 1980 में। अगला प्रश्न है हमारा, कोंधारी वनों का लकड़ी होता है, यानी कोंधारी एक प्रकार के वन है यानी जंगल है, तो उसकी लकड़ी का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, यानी सतह उसकी कैसी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी मुलायम। यानी कोंधारी वन के जो लकड़ी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं। एक और प्रश्न है कोंधारी वन को लेकर कि कोंधारी जंगल पाए जाते हैं, यानी जो कोंधारी जंगल है वो किस जगह पर पाए जाते हैं? तो ये मेनली बर्फीले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी बर्फीले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से भूगर्भ जल का संरक्षण किया जाता है, यानी बहुत सारे तरीकों से भूगर्भ जल यानी पृथ्वी के अंदर जो जल है उसको संरक्षण किया जाता है, तो ऐसा कौन सा देश करता है एक्चुअली में? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, नदी को भारत का शोक कहा जाता है, यानी किस नदी को भारत का शोक कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कोसी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो सकता है, भविष्यवाणी किया गया था, यानी जो अगला विश्व युद्ध है वो जल के लिए हो सकता है, यानी जल की कमी के कारण हो सकता है, तो यह किस संस्था की भविष्यवाणी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी में भाग जल का विस्तार है, यानी कितने प्रतिशत पृथ्वी में जो भाग है उसमें जल का विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, यानी 71%, यानी 71%। हमारा अगला प्रश्न है, टेंसी नदी घाटी योजना के अनुरूप भारत में परियोजना बनाया गया है, यानी जो टेंसी नदी घाटी है उस योजना के रूप भारत में कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी तुंगभद्रा परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, रावी और व्यास नदी का जल विवाद किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी उड़ीसा से ये संबंधित नहीं रखता। कौन? रावी और व्यास के बीच जो जल विवाद है। अगला प्रश्न है हमारा, डार्क क्षेत्र में प्रतिशत भूगर्भ जल का दोहन हो गया है, यानी डार्क क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूगर्भ जल का दोहन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी 85%। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष का औसत वार्षिक वर्षा है, यानी भारतवर्ष में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह कितने सेंटीमीटर तक होती है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी 117 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न है, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी जल के नाश के लिए, यानी जल के दोहन के लिए, यानी दुरुपयोग के लिए जो उत्तरदायी नहीं है निम्नलिखित में से वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है का, यानी वनरोपण, यानी वृक्ष लगाने से जल का दोहन नहीं होता है, यानी जल के दोहन के लिए वनरोपण उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है, यानी भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक सूखा है, यानी बंजर है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा, राजस्थान। राजस्थान ही एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो कि सर्वाधिक सूखा, यानी सबसे ज़्यादा सूखा राजस्थान में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच किन दो नदियों के बीच जल विवाद चल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न हमारा, सरदार सरोवर परियोजना नदी जुड़ी है, यानी सरदार सरोवर परियोजना नदी है, वह किस परियोजना से या किस नदी से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी कावेरी। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना राज्य में से जुड़ा है, यानी भाखड़ा नागल परियोजना बेसिकली किस राज्य में अवस्थित है या उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी पंजाब में। अगला प्रश्न है, भारत खनिज में समृद्ध है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खनिज है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक है, यानी निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का चावल उत्पादन प्रथम देश कौन सा है, यानी किस देश में चावल का उत्पादन या धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी चीन में। कंट्रोल कंट्रोल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल विश्व आबादी के लोग रहते हैं, यानी भारत में कुल विश्व आबादी के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो वर्तमान में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 17%। हमारा अगला प्रश्न है, नील क्रांति कहा जाता है, तो नील क्रांति बेसिकली मत्स्य पालन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पत्तियों प्रचलित कीटनाशक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियां जो है वो प्रचलित कीटनाशक है, यानी उसके पत्तों से जो हमारे कीड़े होते हैं बेसिकली जो पौधों को नाश कर देते हैं उनके लिए वह रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी नीम। और नीम एक काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदा में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है और ये एक एंटीबायोटिक भी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का कुल भूभाग डैश भारत में है, यानी विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग भारत में एग्जिस्ट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 20%। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य समस्या का मूल कारण है, यानी विश्व खाद्य समस्या का जो मूल कारण है यानी मुख्य कारण है वो क्या है बेसिकली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे अगर जनसंख्या में जितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है उतनी ज़्यादा संसाधन, आपको पता होगा संसाधन लिमिटेड है, यानी संसाधन एक लिमिटेड अवस्था में अवस्थित है जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने से जो खाद्य समस्या है यानी जो खाने को लेकर सामग्री है वो घटती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को लोहा की कमी से बीमारी होता है, यानी बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी एनीमिया होता है। अगला प्रश्न हमारा, केंचुओं से खाद तैयार होता है, यानी केंचुओं से कैसा खाद तैयार होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी जैविक खाद। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हमारा, विश्व स्तर पर मछली एवं समुद्र जीवों से भोजन आपूर्ति होती है, यानी कितने प्रतिशत जो है वो मनुष्य को जो समुद्री जीव हैं जैसे मछली वगैरह से भोजन प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का यानी 20% हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग प्रदूषण मुक्त होता है, यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो यूरिया है एक प्रकार से हम कह सकते हैं खाद है जो कि प्रदूषण से मुक्त होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल्स नहीं होता है जिससे कोई प्रदूषण हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर घ यानी जैविक खाद, यानी जो जैविक खाद होते हैं वो पूरी तरह से नेचुरली फॉर्म में बनाए जाते हैं, यानी नेचुरली तरीके से बनाए जाते हैं और उससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन एक है जो शीत मरुस्थल है बेसिकली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गोवी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना हुई, यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी 1982। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा अपरदन के कारण है, तो मृदा अपरदन का कारण बेसिकली वनस्पति क्षरण है, यानी पेड़ पौधों की कटाई जो है वो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा का अनुकूल परिस्थिति है,
यानी पवन ऊर्जा के लिए बेसिकली जो कंडीशन होते हैं, नेसेसरी कंडीशन, वह किस जगह पर अवस्थित है, तो वो गुजरात में है। अगला प्रश्न हमारा शीत मरुस्थल में पाया जाता है, यानी शीत मरुस्थल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी काई। अगला प्रश्न है भारतीय जनजातियों का कृषि पद्धति है, तो उनका जो मुख्य कृषि पद्धति है भारतीय जनजातियों का वो है आपका झूम खेती। अगला प्रश्न हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी पवन ऊर्जा। और अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन में खतरे की संभावना सर्वाधिक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ग है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे ऊर्जा का उत्पादन करना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला प्रश्न हमारा कूड़ा करकट पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा भूस्थल पर जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 71%। अगला प्रश्न हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश का कारण है, यानी वन विनाश का जो मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्रों में है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी भूस्खलन। अगला प्रश्न हमारा केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा यानी जयपुर में। अगला प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 210 मेगावाट। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति किलोवाट ऊर्जा की खपत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 11,626 किलोवाट। अगला प्रश्न हमारा भारत में अणु भट्टी है, यानी जो न्यूक्लियर भट्टी है या अणु एटम भट्टी जिसे हम कह सकते हैं वो कहाँ पर स्थित है बेसिकली, तो वो है आपके ख यानी ट्राम्बे में। अगला प्रश्न हमारा विश्व में घनी आबादी का क्षेत्र है, यानी कौन सा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा घनी, वहाँ पर घनी आबादी मतलब ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी मैदानी भाग में। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन में जटिल एवं खर्चीला है, तो कौन सा हिस्सा जो सोर्स है जो ऊर्जा उत्पादन में ज़्यादा खर्चीला है और ज़्यादा मुश्किल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है वायु द्वारा अत्यधिक मृदा प्रदान होता है किन क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर ख रेगिस्तान में। अगला प्रश्न हमारा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा आसान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी बायोगैस। अगला प्रश्न हमारा भारत में समुद्र तापीय ऊर्जा का किलोवाट में क्षमता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी 20,000। अगला प्रश्न है हमारा किन देशों में वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को शरण दी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी तुर्की, पाकिस्तान और लेबनान। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 2 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जो ख है यानी 10 दिसंबर 1948 को। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस, ऐसा कोई दिवस का नाम दिया होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर होगा 11 अक्टूबर, यानी आपको 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी 11 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, बालिका दिवस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 11 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस बेसिकली 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष को मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा गया है, तो मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बेसिकली 1968 के वर्ष को कहा गया है मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है शरणार्थियों का सबसे बड़ा समूह किसका है, यानी शरणार्थी का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरे जगह पर अपना बसाव या जमाव रखते हैं, यानी वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, उसे हम शरणार्थी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ा समूह है वो है मर्दों का, यानी ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों में बढ़ते अंतर संबंध को क्या कहते हैं, तो
बढ़ते संबंध को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक कंपनी जिसका स्वामित्व एक से अधिक देशों में है उसे क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा कंपनी है जिसकी कंपनी एक से ज़्यादा देशों में स्थापित है। जैसे कोई भारत की कंपनी है, वो अमेरिका, जापान जैसे देशों में स्थापित है, तो हम वैसी कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने सर्वप्रथम उदारीकरण की नीति कब अपनाई? तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम उदारीकरण की नीति 1991 को अपनाई, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण लाता है, यानी वैश्वीकरण क्या लाता है? तो बेसिकली यह उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता की बढ़ोतरी को लाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों को बेसिकली इनमें से अनुच्छेद आपका 51 है, जो कि आपका भाग 4 है, उसके अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न हमारा, डैश शब्द संस्कृत के वसुधैव कुटुंबकम से उद्धत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी जय जगत। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे ने सर्वप्रथम जय जगत का परिचय डैश में 1957 में एक सम्मेलन में कराया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कर्नाटका। यानी विनोबा भावे जो थे उन्होंने जय जगत का परिचय सर्वप्रथम कर्नाटका में कराया है। और ये दो प्रश्न दोस्तों आप जो देख रहे हैं, ये एक डैश शब्द संस्कृत के वसुधैव कुटुंबकम से उद्धत है ये प्रश्न, और विनोबा भावे ने सर्वप्रथम जय जगत का परिचय 1957 में किस सम्मेलन में कराया। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो पहला पर्यावरण सम्मेलन आपका 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी टैगा वन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गेस्ट पेपर है वो समाप्त होता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। और यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।